स्क्रीन देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 7 के 15 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है प्रकाश। देखते हैं, आपने पतली झिल्ली अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज की एक कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। स्कूटर, कार, रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीप यानी हैंडपैप से आते प्रकाश के किरण पुंजों को वो भी आपने अवश्य देखा होगा। और इसी प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमानपत्तन के यानी एयरपोर्ट के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को ही देखा होगा। ये अनुभव क्या संकेत करते हैं? देखते हैं, प्रकाश सरल रेखा के अनुदेश गमन करता है। बूझो क्लास 6 में किए गए एक क्रियाकलाप को स्मरण करता है और इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लौ की ओर पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखता था। और बूझो मुड़े हुए पाइप में मोमबत्ती की लौ को क्यों नहीं देख पाता है? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पृष्ठ यानी सतह पर पड़ता है तो क्या होता है? देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। प्रकाश की दिशा की परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर यानी सतह पर डाला जाता है। और उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पैरों अथवा इमारतों का परिवर्तन देखा है? कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा, यह परिवर्तन प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। क्या आपको यह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परिवर्तित किया था? आइए उसी को मिला जुल कर एक क्रियाकलाप करते हैं। तो एक टॉर्च लीजिए, इसके कांच को जैसे चित्र 15.5 में दर्शाए गए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढकी और इसमें तीन झिरी यानी स्टीलर बनी हो और लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए और चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। और अब टॉर्च की झिरियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए और टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका दिशा बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिशित दिखाई दे। और अब इसी की स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए। क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है? अब टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर का प्रकाश से हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। और क्या आप परिवर्तन प्रकाश की दशा में कोई परिवर्तन देखते हैं? परिवर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए और क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झिरियाँ दिखाई देती है? यह झिरियाँ का प्रतिबिंब है। और यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परिवर्तित होता है। आइए दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेले तथा उनके विषय के कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए और मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखते हुए प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि इसी प्रकाश का एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। यह मोमबत्ती किस बिंब यानी वस्तु का उदाहरण है। यह मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए और प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। क्या प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या प्रतिबिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई देता है? और इस प्रकार के प्रतिबिंब की सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान माप यानी साइज का दिखाई देता है। और अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का
प्रयत्न कीजिए और क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं। अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या अब आप दर्पण पर प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। आइए एक क्रियाकलाप और देखें। कुछ चेतावनियां हैं। जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरतें और क्रियाकलाप को यदि आपके अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में ही करें तो अच्छे हैं। उसके बाद दूसरे क्रियाकलाप देखते हैं। 15.3 में देखते हैं। शतरंज का एक बोर्ड यानी चेस बोर्ड लीजिए और यदि चेस बोर्ड उपलब्ध ना हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बनाइए और पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए और इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखिए और दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल शार्पनर रखिए और दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए और वस्तु को चौथे वर्ग के इस सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखे प्रतिबिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होती है जितनी कि दर्पण से बीम की दूरी होती है। अब इसकी पृष्ठ चार्ट पर यानी चेस बोर्ड पर बिंब को किसी भी स्थान पर रख लीजिए। उसके बाद देखते हैं दक्षिणी या वाम देखते हैं। तो जब हम समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है। क्या कभी आपने ध्यान दिया होगा कि ये आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है। आइए इसे ज्ञात करते हैं। एक समतल दर्पण में सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए और अपने दक्षिण हाथ को यानी दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए और आपका प्रतिबिंब अपना कौन सा हाथ ऊपर उठाता है। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है 15.8 में दिखाया गया है। अब अपने बाएं कान को स्पर्श कीजिए और आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व यानी साइड में ही यह अदला बदला हुई है और प्रतिबिंब उल्टा यानी ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखाई देता। अब एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए तथा इसे समतल दर्पण के सामने पकड़ कर रखिए। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है। क्या अब आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को चित्र 15.9 की भांति क्यों लिखा गया है। अब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पर्स दृश्य दर्पण यानी पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण में देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट आप पढ़ सकते हैं और आगे आने वाले के लिए रास्ते भी दे सकते हैं। हम में से ऐसे प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना आगे जाने दे। और आपने देखा होगा कि कंप्यूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद देखते हैं गोलीय दर्पणों में खेल देखते हैं। तो बूझो पहली तथा बूझो शाम काल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे और बूझो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और इसमें अपना प्रतिबिंब देखा। अरे यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है। पहली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पिछले वाले पृष्ठ पर उपयोग करके देखा। पहले ने कहा बूझो इधर देखो, मैं अभी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ यद्यपि यह साइड में छोटा है। यह चम्मच भी एक प्रकार का दर्पण की भांति कार्य करता है। आप भी चम्मच या कोई भी वक्रीय चमकदार पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब के लिए उपयोग कर सकते हैं। क्रियाकलाप के हिसाब से समझें। स्टेनलेस इस्पात की एक चम्मच लीजिए और चम्मच के बाहरी पृष्ठ की अपने चेहरे के पास लाइए तथा इसमें देखिए क्या आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण से देखा था, क्या यह प्रतिबिंब उससे भिन्न है। क्या यह प्रतिबिंब सीधा है। क्या इसका साइज बिंब के साइज के समान है अथवा छोटा या बड़ा है।
अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। हो सकता है कि इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे, और यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाएंगे। अपने चेहरे का स्थान पर एक अपने पेन अथवा पेंसिल के प्रतिबिंब की ये भी तुलना कर सकते हैं। और वह चम्मच का वक्रीय चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करती है, और गोलीय दर्पण वक्रीय दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं, और यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चम्मच की भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, और जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। हम जानते हैं कि किसी बीम का समतल दर्पण द्वारा बिना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए देखें क्या वह अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए ही सही है। चेतावनी देखें, क्रियाकलाप 15.6 सूर्य के प्रकाश में किया जाना है। सावधान, हम कभी भी सूर्य को या इसके प्रतिबिंब को सीधे मत देखिए, क्योंकि इससे आपकी आंखें खराब हो सकती है और आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाए देख सकते हैं। देखते हैं, एक अवतल दर्पण लीजिए और इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़िए और दर्पण से परावर्तित प्रकाश का एक कागज की शीट पर प्रकाश रखने का प्रयत्न कीजिए। कागज की शीट को तब तक आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको एक स्पष्ट चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए, और दर्पण द्वारा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलता प्राप्त होता है? यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य की प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे यानी कागज की शीट पर बना रहा है, और पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 15.2 में असमतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आइए हम अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो क्रियाकलाप के साथ साथ देखें तो अवतल दर्पण को चित्र 15.15 में दिखाए अनुसार मेज पर रखे किसी स्टैंड यानी कोई प्रबंधन जो दर्पण को स्थिर रख सके तथा उपयोग किया जा सके पर लगाइए, और गत्ते की किसी सीट पर एक सफ़ेद कागज चिपकाइए। यह एक पर्दे का कार्य करेगी। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए और पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए, और इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइए जब तक कि लौ का तिरछा प्रतिबिंब प्राप्त न हो। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा न पहुंचाए, और क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है, क्या आपकी साइज लौ जितना ही है। अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लगाइए और तथा इससे के अलग दूरियों पर रखिए, और प्रत्येक अवस्था में पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अपने प्रेक्षण के सारणी 15.1 में अंकित कीजिए। जब मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत निकट है तब तक भी प्रतिबिंब की पर्दे पर प्राप्त कर पाना संभव है। और हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। अवतल दर्पणों का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः आपने डॉक्टरों को आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा होगा। अंततः विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, और टॉर्च, कारों तथा स्कूटर के अग्रदीप के परिवर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल होती है। बूझो ने अपनी नई साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ के अपना प्रतिबिंब देखा, और उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा तथा साइज में छोटा है। उसे उत्सुकता है कि क्या घंटी की भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। क्या आप पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार के दर्पण है?
ध्यान दीजिए कि घंटी का परिवर्तक पृष्ठ उत्तल होता है। क्रियाकलाप के हिसाब से देखें तो क्रियाकलाप 15.7 को अब अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण दोहराइए और अपने प्रेक्षणों को क्रियाकलाप 15.7 की भांति सारणी में अंकित कीजिए। क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बीम की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप बीम से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या अब आप स्कूटरों के पार्श्व दर्पणों में यानी साइज मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं? ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र इनके दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं, अतः ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करता है। लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब देखते हैं। आपने है आवर्धक लेंस यानी हैंड लेंस देखा होगा। यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग होता है। संभवतः आपने उसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। ऊर्ध्वाधर लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरदर्शकों यानी दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंस कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए और कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं, और जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं वो अवतल दर्पण कहलाते हैं। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शित होते हैं तथा इसमें से प्रकाश गुजर सकती है। चेतावनी: लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है और आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित न करने के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए। क्रियाकलाप के हिसाब से देखें तो एक उत्तल लेंस अथवा आवर्धक लेंस लीजिए और इसे सूर्य की किरणों के मार्ग में रखिए और 15.23 में दर्शाए अनुसार एक कागज की शीट रखिए और लेंस तथा कागज के शीट की दूरी को उस समय का समायोजित कीजिए जब तक कि आपको कागज पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए, और उस स्थिति में लेंस तथा कागज को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ करता है? अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस में बदल लीजिए। क्या अब भी आपको कागज पर चमकदार बिंदु दिखाई देता है? इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त होता? हमने दर्पण के लिए देखा कि बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की आकृति तथा साइज बदलते हैं। क्या यह लेंसों के लिए भी सामान्य है? क्रियाकलाप के हिसाब से एक और देखें तो एक उत्तल लेंस लीजिए तथा इसे मेज पर रखिए और एक स्टैंड पर लगाइए जैसे कि आपने अवतल दर्पण में किया था, और मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती के लेंस लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए और लेंस के दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आपको पर्दे को लेंस की ओर या लेंस से दूर ले जाना होगा और जिससे कि आपको लौ का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए और आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है और क्या यह वास्तविक है या आभासी है। अब लेंस में मोमबत्ती की दूरी बदलिए और प्रत्येक अवस्था में कागज के पर्दे को और सरकाकर इस पर मोमबत्ती की लौ पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अवतल दर्पण के लिए किए गए क्रियाकलाप 15.7 के अनुसार अपने प्रेक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए और अब बीम के किसी स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा तथा आवर्धित हो, और क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? क्या यह वास्तविक है या आभासी है? ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्ययन कीजिए और आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी है, सीधे तथा बीम के साइज छोटे हैं। उसके बाद सूर्य के प्रकाश देखते हैं, श्वेत अथवा रंगीन देखते हैं। क्या आपने प्रकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने ध्यान दिया होगा कि यह प्रायः वर्षा के पश्चात दिखाई देता है जब सूर्य प्रकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष प्रकाश के अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखलाता है।
इंद्रधनुष में कितने वर्ण यानी रंग होते हैं? मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। ये हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वे भी रंगीन दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश किसी सीढ़ी से परिवर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते होंगे। इन सब अनुभवों के आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है? इसको जांचने के लिए क्रियाकलाप देखते हैं। तो कांच का एक प्रिज्म लीजिए और किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर लगाइए और प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज की एक शीट अथवा सफ़ेद दीवार पर गिरने दीजिए। और आप हम इन 7 वर्णों को मिलाकर श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? इसके प्रयत्न के लिए एक और क्रियाकलाप देखते हैं। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गति की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए और इस डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए। जैसे 15.31 ए में दर्शाया गया है उसके अनुसार खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों में पेंट कीजिए। और अब इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज की चिपका कर देख सकते हैं। और डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए। डिस्क को एक बॉल पेन के रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए और सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर रहा है यानी घूम रहा है कि नहीं। और डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए और जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। और इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। प्रमुख शब्द है अवतल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब, बीम है, आवर्धक लेंस है, अनुपश्चक दृश्य दर्पण है, प्रिज्म है, इंद्रधनुष, वास्तविक प्रतिबिंब, पार्श्व दर्पण, गोलीय दर्पण, आभासी प्रतिबिंब, अभिसारी लेंस और अपसरित लेंस। कुछ महत्वपूर्ण बातें। दर्पण अस्त्रों की भांति भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। कहते हैं कि ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमेडीज ने लगभग 2000 वर्ष पहले ऐसा कर दिखाया था जब रोमानों ने ग्रीक के समुद्र तट के सायरायुकस यानी सिसिली नामक नगर पर आक्रमण किया तो आर्किमेडीज ने चित्र जैसे 15.34 में दर्शाए अनुसार दर्पणों को लगाया और दर्पणों को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि वे सूर्य के प्रकाश को रोमन सैनिकों के ऊपर परिवर्तित कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में रोमन सैनिक चौंधिया गए और वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। वे चकरा गए और भाग खड़े हुए। यह एक ऐसा उदाहरण है जो स्पष्ट करता है कि किसी प्रकार सैनिक ताकत पर सूझबूझ के विजय पाई जा सकती है।